लखनऊ एक ही बार आता हूँ और वो भी फ्री में, तो ये कह देना आवश्यक है क्योंकि आज सारा जो मीडिया आया है वो इसलिए भी आया है कि रक्षा मंत्री जी आए हैं, अटल जी का 100वां जन्मदिन है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और महत्वपूर्ण लोग हैं। लेकिन मेरा पिछले 5 दिन का अनुभव ये है कि मीडिया इसलिए भी आया है कि इन सब की उपस्थिति में मैं कुछ बोलूं और उसमें से 20 सेकंड का काटकर चलाया जा सके। तो मैं आशा करता हूं कि कैमरा के जितने भी लोग हैं हम उन्हें पर्याप्त अवसर देंगे, प्रदान करेंगे। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गजों ने भाग लिया। इस मौके पर महाकवि कुमार विश्वास ने अपनी कविताओं से महफिल को गुलजार किया और सभी का दिल जीता। देखिए। लखनऊ एक ही बार आता हूँ और वो भी फ्री में, तो ये कह देना आवश्यक है क्योंकि आज सारा जो मीडिया आया है वो इसलिए भी आया है कि रक्षा मंत्री जी आए हैं, अटल जी का 100वां जन्मदिन है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और महत्वपूर्ण लोग हैं। लेकिन मेरा पिछले 5 दिन का अनुभव ये है कि मीडिया इसलिए भी आया है कि इन सब की उपस्थिति में मैं कुछ बोलूं और उसमें से 20 सेकंड का काटकर चलाया जा सके। तो मैं आशा करता हूं कि कैमरा के जितने भी लोग हैं हम उन्हें पर्याप्त अवसर देंगे, प्रदान करेंगे। मेरे प्रति बड़ा स्नेह अटल जी का रहा और वे जब प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित थे तो महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार जब भी उन्हें समय मिलता था तो स्मृति शेष प्रमोद जी के माध्यम से वो दिल्ली में रहने वाले, एनसीआर में रहने वाले जिन 3-4 कवियों को बुलाकर उनको सुनते थे और कुछ अपना लिखा हुआ सुनाते थे। उनमें सबसे कम वय का और बिल्कुल अल्पज्ञ बालक के रूप में उनका स्नेह मुझे मिला। ये मेरा सौभाग्य है। एक कवि की काव्य पाठ है, एकल काव्य पाठ है। यह भी कारण हो सकता है कि बाकियों ने पैसे मांग लिए हों, लेकिन मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि उन्होंने शासन व्यवस्था बहुत अच्छी की, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी की, उप मुख्यमंत्री की वित्तीय हालत को भी वे थोड़ा सुधारें तो केवल काव्य पर पलने वाले इस गरीब ब्राह्मण का भी भला हो सके। लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिन ब्रजेश जी देना शुरू कर देंगे उस दिन ये बातचीत का क्रम बंद हो जाएगा। शायद इसीलिए उन्होंने संकल्प कर रखा है कि उन्हें देना ही नहीं है। जब भी भाषण होते हैं, विशेष रूप से भूपेंद्र जी का जब भाषण होता है, तो मुझे लगता ही नहीं कि ये कवि सम्मेलन है। मुझे लगता है थोड़ी देर बाद भूपेंद्र जी सदस्यता की पर्ची लेके मेरे पास भी आ जाएंगे। जब कभी गुजरात जाता हूं तो मैं गुजरात के लोगों से शिकायत ज़रूर करता हूं कि आपसे ये शिकायत है कि हमने हंसता गाता गुनगुनाता बांसुरी बजाता हुआ कन्हैया आपको सौंपा था। आपने उसे द्वारिकाधीश तो बनाया पर उसकी बांसुरी भी छीन ली और उसकी राधा भी छीन ली। ये पहली परियोजना है। सुनते हैं कि कृष्ण ब्रज लौटे और ये खबर उनके वियोग में आंख खो चुकी राधा जी को प्राप्त हुई। किसी ने कहा इस बार तीज के मेले में कन्हैया आने वाला है। तब तक राधा अपने नेत्रों की ज्योति लगभग खो चुकी थी। इसकी प्रारंभिक 2-3 टिप्पणियों पर आपका नाद मेरी भूमिका तैयार कर देगा। तो किसी ने कहा कृष्ण आने वाले हैं, राधा चुप रही। उसके बाद वो समय भी आया जिस दिन कृष्ण आने वाले थे। आज मुख्यमंत्री जी आते, रक्षा मंत्री जी आते तो बाहर तक पता चल जाती है कि एक विशिष्ट अतिथि आए हैं। वो तो सम्राटों के सम्राट थे। पूरे मेले को पता चल गई, गोकुल को पता चल गई कि कन्हैया आ गए हैं। कोई दौड़ती हुई सखी राधा की कुटिया पर गई और कहा राधा कृष्ण आ गया है। राधा चुप रही। फिर राधा की कुटिया का पता ढूंढते हुए स्वयं योगेश्वर कृष्ण वहां तक पहुंचने को उद्यत हुए। आधे रास्ते में फिर एक सखी भागी गई और कहा राधिका तेरा कन्हैया आ गया है। राधिका फिर भी चुप रही। जब कुटिया के द्वार पर अश्रुपूरित नेत्रों से कृष्ण खड़े हुए और उन्होंने म्लान राधा को दीप्ति वाले चेहरे के साथ देखा तो राधा की सबसे प्रिय सखी विशाखा ने राधा के कान में कहा बावरी जिसके लिए रो रो कर आंखें खोदी वो कन्हैया आ गया है। राधा ने जो उत्तर दिया वो मेरे गीत की भूमिका है। आपकी ध्वनि बताएगी कि आपको भूमिका कैसी लगी। कहा कि कन्हैया आ गया है। राधा ने कहा जगत भर आया है, जब बाह भर आ जाएगा तो मान लो कि क्या आ गया है।